जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फौज जंक्शन। देखिए आज हम करेंगे पॉलिटी, ओके। एंड ये वीडियो मोस्टली है आपके एफ कैट के लिए, बट हाँ फोर श्योर थोड़ा बहुत सी डी एस और सी ए पी एफ या जो भी आपका एग्ज़ाम है जहाँ भी पॉलिटी आती है वहाँ भी काम आ जाएगा, ठीक है। मैं पहले बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक मैंने इंक्लूड किए, ओके। अगर तुम्हें लग रहा है कि वो इम्पोर्टेंट है तो आगे देखना, अदरवाइज यू कैन स्किप, ओके। तो देखिए, प्रियम्बल आपका, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, है ना, और आपके जो पार्ट्स हैं, जो आपके शेड्यूल्स हैं, ओके। इसके बाद आपका लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, है ना, और जो कुछ अलग सी चीज़ें होती हैं जैसे कैग हो गया आपका, अटॉर्नी जनरल हो गया, है ना। इसके बाद आपकी मेजोरिटी हो गई, है ना, कौन कौन से टाइप की मेजोरिटी कौन कौन से आर्टिकल्स में है ना। तो ये सारी चीज़ें जो आपके एफ कैट के एग्ज़ाम के लिए इनफ हैं, वो सारा कुछ इंक्लूड मैंने कर दिया है मेरे हिसाब से, ओके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, तो वही स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले मैं कुछ बता दूं आपको कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किया आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ओके। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपनी फर्स्ट मीटिंग करेगी 9 दिसंबर 1946 को, ओके। इनकी पहली मीटिंग होती है और इस मीटिंग में प्रेसिडेंट होते हैं आपके जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट होंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ओके। इसके बाद 11 दिसंबर को फिर से मीटिंग होती है, ओके। 2 दिन बाद यहाँ पे आपके परमानेंट जो प्रेसिडेंट हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन आया कि भाई कौन था परमानेंट प्रेसिडेंट, राजेंद्र प्रसाद, टेम्परेरी सच्चिदानंद सिन्हा। पहली मीटिंग का वही 9 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद 13 दिसंबर को, अगेन 2 दिन बाद, जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो लेके आए आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ओके। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में उन्होंने कुछ बातें की कि भाई जो माइनॉरिटीज़ होंगे उनको भी सारे राइट्स मिलेंगे, है ना। जो भी स्टेट्स हैं उनको हम इंडियन स्टेट्स बोलेंगे, ठीक है। और माइनॉरिटीज़ या जो बैकवर्ड क्लास है उनके अपलिफ्टमेंट की बात की। तो ये सारे कुछ 7 से 8 पॉइंट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जवाहरलाल नेहरू ने डाले, है ना। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में आपका बन जाता है प्रीएम्बल, ओके। तो क्वेश्चन भी यही है कि विन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर इनकॉर्पोरेटेड, मतलब जो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, जो मैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोल रहा हूँ, उसको किस में इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो इसका आंसर है आपका प्रीएम्बल। बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो आपका प्रीएम्बल है ना, जो आपका प्रीएम्बल है, इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, है ना। इसमें बताया गया है कि जो इंडिया है वो सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, एंड रिपब्लिक है, ओके। रिपब्लिक के बाद जस्टिस की भी बात की है, और फिर लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, है ना। तो इस सीक्वेंस में प्रियम्बल में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। देखिए, सोवरेन का मतलब होता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हमारे इंटरनल मैटर्स में कोई बाहर की जो पावर है, लाइक जैसे ब्रिटिशर्स थे, ये इंटरफेयर नहीं कर सकते, ओके। सोशलिस्ट का मतलब है कि भाई जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे सबके लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड एनीथिंग, ठीक है। कास्ट वगैरह से कोई हमारा कोई रिलेशन नहीं है ना। बाकी जो रिसोर्सेज हैं वो सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सेक्युलर का मतलब कि सारे रिलीजन्स गवर्नमेंट के लिए सेम है, ओके। डेमोक्रेटिक बोले तो कि यहाँ पे जो पब्लिक है, जो नॉर्मल लोग हैं, जो आम आदमी हैं, उनके पास ज़्यादा पावर है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और रिपब्लिक का मतलब कि ये जो पब्लिक है ये ही अपना हेड, जिसको आप पीएम बोलते हो, उसको चूज करेंगे और फिक्स टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। जस्टिस की बात की गई कि सबको जस्टिस दिया जाएगा। जस्टिस भी 3 तरह का जस्टिस में मेंशन किया गया। आपका कौन कौन सा जस्टिस है? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। मतलब सोशल जस्टिस का मतलब अगेन वही हो गया कि सारे रिसोर्सेज हैं उन पे सबका बराबर हक है, ओके। इकोनॉमिकल जस्टिस का मतलब ये है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। कि सेम काम अगर कोई कर रहा है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दियर जेंडर, कास्ट, कुछ भी,
उनको सेम ही पेमेंट मिलेगा। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब कि कोई भी पॉलिटिक्स से वो नहीं रह सकता अलग, ठीक है। इसके लिए इसलिए इन्होंने कुछ क्वालिफिकेशन ही नहीं रखी पॉलिटिशियन बनने के लिए, कि सबके लिए पॉलिटिकल जस्टिस है, जिसको चुनाव लड़ना है लड़ो। बात समझ में आई। उसके बाद लिबर्टी की बात की गई, है ना। आपको पता है लिबर्टी ऑफ वर्शिप एंड ये सब है, ठीक है। आपको फ्रीडम है। उसके बाद इक्वलिटी अगेन एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में ये प्रियम्बल में लिखा हुआ है। और ये पी वाई क्यू आपका आ चुका है पहले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यही है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेपिक्ट्स करेक्ट सीक्वेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो सोवरेन, सोशल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो ये डी आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और एक चीज़ और याद रखना, जो ये जस्टिस है ये हमने लिया है यूएसएसआर से, ठीक है। और लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी ये हमने लिया है फ्रांस से, ठीक है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। बात समझ में आ रही है। तो इतना ही है आपके प्रियम्बल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट, by which of the following amendment act word secular was inserted into the constitution। तो देखिए जब आपका प्रियम्बल लिखा गया तो प्रियम्बल में आपका सोवरेन वर्ड था, ठीक है, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था। जो सेक्युलर और सोशलिस्ट ये दोनों वर्ड्स स्टार्टिंग में नहीं थे, इनको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। देखिए इनको क्यों ऐड नहीं किया गया, क्योंकि एट दैट टाइम ना हम ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, ठीक है। तो सेक्युलर की अगर मैं बात करूं तो ब्रिटिशर्स ना डिफ्रेंशिएट करते थे रिलीजन्स को। तो सेक्युलर का मतलब उस टाइम पे लोग ये समझ रहे थे कि गवर्नमेंट को रिलीजन से कोई मतलब ही नहीं है, कि रिलीजन के बेस पे अगर कभी लड़ाई हुई तो गवर्नमेंट इंटरफेयर ही नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए सेक्युलर वर्ड को ऐड नहीं किया गया ताकि मिसकंसेप्शन पैदा ना हो लोगों के बीच में। उनका मोटिव अलग था सेक्युलर बोलने का, बट लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए अभी तैयार नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए उस टाइम पे सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड को ऐड नहीं किया गया था, ठीक है। बात समझ में आ रही है। वो तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976। अब अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट इज बेसिकली जब आप किसी चीज़ को एडिट करते हो, उसमें कुछ चेंज करते हो, दैट इज अमेंडमेंट, ओके। तो अमेंडमेंट का मतलब सिंपल यही है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज कर रहे हो तो आप वर्ड यूज़ करोगे अमेंडमेंट। बात समझ में आई। और सोशलिस्ट सेकुलर के साथ साथ एक और वर्ड ऐड किया गया जो है इंटीग्रिटी, इसको भी आपके प्रियम्बल में ऐड किया गया। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से तीन वर्ड ऐड हुए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो कोई सा भी वर्ड पूछ सकता है, या सेकुलर पूछा है तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है। और याद रखना जो आपका प्रियम्बल है ना, ये अभी तक बस एक ही बार अमेंड हुआ है, ओनली वंस, ओके। जो ये है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ना इससे पहले कभी अमेंडमेंट हुआ था प्रियम्बल में, ना इसके बाद कभी अमेंडमेंट हुआ है प्रियम्बल में, ओके। ये बात याद रखना। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जो इसका आंसर ये है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। देखिए जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था ना, इससे काफ़ी मेजर चेंजेस किए गए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे अभी मैंने बताया, प्रियम्बल में चेंज किया, तीन वर्ड नए ऐड किए। दूसरा इन्होंने क्या किया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनको ऐड किया, जो कि आपकी आर्टिकल 51A में है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके डीपीएसपी हैं, इसमें तीन नए डीपीएसपी ऐड किए, ठीक है। पार्लियामेंट के प्रोविजंस में चेंज किया गया, ठीक है। एक आपका शेड्यूल होता है, आगे देखेंगे हम, सेवन्थ जो शेड्यूल है ना आपका, इसमें आपके लिस्ट है कि भाई कौन सा यूनियन लिस्ट है, कौन सा स्टेट लिस्ट है। तो इन लिस्ट में सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। मान लो यूनियन लिस्ट में है कोई सब्जेक्ट, तो इस पे लॉ बनाएगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई सब्जेक्ट अगर स्टेट लिस्ट में है तो इस पे रूल बनाएगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट, ओके। तो इन्होंने ये भी चेंज किया, कुछ सब्जेक्ट्स को उठा के, पांच सब्जेक्ट थे, उनको स्टेट लिस्ट से कॉन करंट में डाल दिया। अब कॉन करंट लिस्ट कौन सी होती है? जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके लॉ बनाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी मेजर चेंजेस आपके इसी सिंगल अमेंडमेंट से हुए, है ना। तो ये काफ़ी बड़ा अमेंडमेंट था, तो इसलिए इस अमेंडमेंट को भाई मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी दे दिया गया। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट इसका आंसर होगा।
अब देखिए जो 44th अमेंडमेंट एक्ट था, 44th, इसमें क्या हुआ था? 44th में आपका एक राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, जो आपका आर्टिकल 31 में था, है ना, आपके फंडामेंटल राइट्स में, बट इसको यहाँ से हटाया और आर्टिकल 300A में डाल के इसको लीगल राइट बना दिया। बात समझ में आ रही है? इसके बाद आपका एक अमेंडमेंट एक्ट है 61, जो हुआ था आपका 1989 में। 44th का हुआ था 1978 में। ओके, तो 61st अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1989 में। इसमें आपकी वोटिंग एज जो है वो 21 से डिक्रीज करके 18 कर दी। तो अभी आप कुछ लोग होंगे ना जो 19-20 साल के हैं, जो वोट डाल के आ रहे होंगे, तो भाई इस अमेंडमेंट एक्ट की ही मेहरबानी है कि आप इस बार वोट डाल पाए। ओके, पहले क्या थी? 21 थी वोटिंग एज, बस फिर ये अमेंडमेंट हुआ और वोटिंग एज को कम करके क्या कर दिया? 18 कर दिया। अब जो आपका 36 अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, ये हुआ था 1975 में। इससे क्या हुआ? सिक्किम को फुल फ्लैज स्टेट बना दिया गया। इससे पहले सिक्किम एसोसिएटेड स्टेट था, ठीक है, एसोसिएट स्टेट भी उसको 35th अमेंडमेंट एक्ट से बनाया था, जो 1974 में होता है। बट एक साल बाद 1975 में 36th अमेंडमेंट हुआ और उन्होंने बोल दिया कि भाई ये अब इंडिया का ही स्टेट है, फुल फ्लैज स्टेट इसको बना दिया गया। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा एक और अमेंडमेंट एक्ट है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह है आपका फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1951 में। तो आप देख रहे हो 1950 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन आया और पहला अमेंडमेंट होता है आपका 1951 में। और इससे क्या हुआ? नाइन्थ शेड्यूल ऐड किया गया। अब शेड्यूल हम आगे देखेंगे ये क्या है, ठीक है, बट मैं बता रहा हूँ फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से नाइन्थ शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में आपके ऐड किया गया। बात समझ में आई? और एक और अमेंडमेंट एक्ट याद रखना, सेवन्थ। इससे क्या होता है? इससे डिसीजन लिया गया कि भाई जो आपका गवर्नर है वो सिंगल गवर्नर हो सकता है फॉर मोर देन वन स्टेट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अगर यूपी का गवर्नर है तो बस वो यूपी का ही गवर्नर होगा, ठीक है। अब कर दिया गया कि एक गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट को संभाल सकता है। सेम बात हाई कोर्ट के लिए भी की गई, ठीक है, कि भाई कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है एक से ज़्यादा स्टेट्स के लिए। बात समझ में आ रही है? ये सेवन्थ अमेंडमेंट एक्ट होता है आपका 1956 में। यही अमेंडमेंट है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इलेक्शन। ओके, अब देखिए इलेक्शन कमीशन आपको सबको पता होगा, आर्टिकल 324, है ना, सबको पता होता है। बट पार्ट भी कई बार वो पूछ लेता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि कौन से पार्ट में, है ना, कौन से पार्ट में है? तो अगर मैं बात करूं इलेक्शन की, तो इलेक्शन जो है आपका वो पार्ट 15 में है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो पार्ट 15 इसका आंसर हो जाएगा। बट कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स और भी हैं। तो जो आपको पार्ट 1 है ना, इसमें है भाई साहब आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ओके, पार्ट 2 में है आपकी सिटीजनशिप, पार्ट 3 में है आपके फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में है आपके डीपीएसपी, पार्ट 4A में है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। इसके अलावा पार्ट 15 मैंने बता दिया, इसमें इलेक्शन है। जो आपका 20 है, पार्ट 20 है, इसमें क्या है आपका? अमेंडमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सारे पार्ट्स बताने का कोई सेंस नहीं है, बुक नहीं पढ़ानी है मेरे को, है ना। जो मेरे को मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट लग रहा है आ सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक आपका पार्ट 6 है जिसमें आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, और एक आपका पार्ट 5 है जिसमें आपकी यूनियन गवर्नमेंट है। ओके, बात समझ में आ रही है? तो ये जितने भी 7-8 पार्ट मैंने स्क्रीन पे लिखे हैं यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है किसी भी पार्ट से रिलेटेड, जैसे इलेक्शन का पूछ लिया, वो पूछ लेगा यूनियन गवर्नमेंट कौन से पार्ट में है, तो आपको पता होना चाहिए पार्ट 5 में। स्टेट गवर्नमेंट कौन से पार्ट में? पार्ट 6 में। ओके, आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि वाई विच अमेंडमेंट एक्ट पार्ट 9A वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए जो आपका पार्ट 9 है ना, इसमें है आपकी पंचायत,
पार्ट 9A में है आपकी म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, और पार्ट 9B में है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो इसने किसका पूछा है? पार्ट 9A। अब देखिए, जो पार्ट 9 था ना आपका, इसको ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट से, जो होता है आपका 1992 में, ओके। जो पार्ट 9A है, इसको ऐड किया गया था 74th अमेंडमेंट एक्ट से, जो भी होता है आपका 1992 में। बात समझ में आ रही है? तो पार्ट 9A को ऐड किया गया था 74th अमेंडमेंट एक्ट से, 73rd से किसको किया गया था? पार्ट 9 को। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि हाउ मेनी शेड्यूल्स वर एडेड थ्रू द अमेंडमेंट, ठीक है। तो मैं इसका आंसर है भाई 4। जो आपके देखिए टोटल शेड्यूल्स जो है ना, ये हैं 12, ठीक है, जिनमें से 1 से 8 थे, ये ओरिजिनली थे, ठीक है। नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th, ये चार जो हैं, इनको ऐड किया गया था अमेंडमेंट से, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 4। अब कौन से शेड्यूल में क्या है? देखिए, जो आपका फर्स्ट शेड्यूल है ना, उसमें है आपके नेम्स किसके? स्टेट एंड यूटीज के। पास समझ में आ रही है? जो सेकंड है, जो सेकंड है, इसमें है आपके अलाउंसेस, जो आपके जो भी ऑफिशियल्स हैं, पीएम के, प्रेसिडेंट के, है ना, गवर्नर के, सीएम के, इनको क्या अलाउंस मिलेगा, क्या प्रिविलेज मिलेगा, ये सब है सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में है ओथ। ओथ मतलब शपथ, क्या शपथ लेंगे ये, ठीक है, जब इनका टर्म स्टार्ट होगा। जो फोर्थ है, इसमें है आपकी अलोकेशन ऑफ सीट्स, कहाँ पे? राज्यसभा में, ठीक है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट है, इसमें है आपके शेड्यूल एरिया, ठीक है, एंड शेड्यूल ट्राइब्स। और सिक्स्थ भी इंपॉर्टेंट है, इसमें है आपके ट्राइबल एरियाज, कहाँ कहाँ के? असम, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, असम, मेघालय, इसके बाद आपका त्रिपुरा और मिजोरम। इन चार स्टेट्स के जो भी ट्राइबल एरियाज हैं, वो आपके सिक्स शेड्यूल में हैं कि इनका फंक्शनिंग कैसे होगा, ठीक है। इसके बाद आपका एक और शेड्यूल है, जो है एट्थ, जिसमें आपके ओथ हैं, सॉरी ओथ बोल रहा हूँ मैं, लैंग्वेज, सॉरी। तो इसमें कितनी लैंग्वेज हैं टोटल? इसमें है 22 लैंग्वेज, और एक बात याद रखना, इंग्लिश इसमें नहीं है, ओके। हिंदी है, बट इंग्लिश इसमें नहीं है। जो आपका सेवन्थ शेड्यूल है, इसमें है आपकी लिस्ट, जो मैंने पहले बताई थी, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होंगे, उन पे लॉ बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट में जो होंगे, उन पे लॉ बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट में जो होंगे, उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके लॉ बनाती है, ठीक है। एट्थ हो गया। नाइन्थ में आपके लैंड रिफॉर्म्स हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स। उसके बाद जो टेंथ है, उसमें है आपके ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, कि कोई भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो है, या फिर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है, वो उसको कैसे डिफेक्शन के ग्राउंड्स पे हटा सकते हैं, ठीक है। वो सब आपके 10th शेड्यूल में है। 11th एंड 12th, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपके पंचायत हैं, और इसमें है आपके म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने बोला था कि ये जो लास्ट के चार है ना, 9th, 10th, 11th एंड 12th, इनको ऐड किया गया है अमेंडमेंट से। ये अमेंडमेंट आपको याद होनी चाहिए। इसको फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किया है 9th को, जो हुआ था 1951 में। 10th को जो ऐड किया है, वो 52nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, ठीक है, जो हुआ था 1985 में। 11th आपका 73rd से हुआ था, 1992। और 12th आपका 74th अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था, जो है 1992। तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील्स विद ओथ। तो ओथ कौन से में है, हमने देखा थर्ड में, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड शेड्यूल। ओके, अब ये कह रहा है कि इफ वी चेंज द नेम ऑफ एनी इंडियन स्टेट देन विच, देन, भाई ये गलत लिख गया, ठीक है, ये पूछना चाहता है कि अगर हम किसी भी इंडियन स्टेट का नाम चेंज करते हैं तो कौन से शेड्यूल में चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप किसी भी इंडियन स्टेट का नाम चेंज करोगे तो नाम किस में आ रहा है आपका, फर्स्ट शेड्यूल में। बात समझ में आ रही है, तो अगर नाम चेंज हुआ है तो कौन से शेड्यूल में चेंज होगा, फर्स्ट में। तो यही इसका आंसर होगा, फर्स्ट शेड्यूल। ओके, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स वी हैव अमेंडेड द प्रियम्बल टिल नाउ। तो मैंने बताया प्रियम्बल बस एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है उसका, वो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है, तो एक ही बार हुआ है, ठीक है, याद रखना, आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टेबल इन नेचर। अब देखिए आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में ना काफ़ी सारी चीज़ हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, डीपीएसपी, प्रियम्बल, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जस्टेबल का मतलब क्या है, पहले आप ये समझो। जस्टेबल का मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलती है ना, तो तुम कोर्ट जा सकते हो। जस्टेबल मतलब उस चीज़ के लिए तुम जस्टिस मांग सकते हो। कोई चीज़ तुम्हें नहीं मिली है तो तुम उसके लिए जस्टिस मांग सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड जस्टेबल। ओके, तो किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप कोर्ट जा सकते हो, उसके लिए अपना जस्टिस मांग सकते हो, तो वो जस्टेबल है। तो मैं बता दूं आपको, जो आपका प्रियम्बल है ना, प्रियम्बल में बहुत सारी चीज़ें लिखी है ना, कि आपको सोशल जस्टिस मिलेगा, इकोनॉमिकल जस्टिस मिलेगा, पॉलिटिकल भी मिलेगा, ठीक है, उसके बाद आपकी लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की भी बात है। तो बट आप प्रियम्बल के बेसिस पे कोर्ट नहीं जा सकते, ये नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है, याद रखना, प्रियम्बल आपका। अब बात करूँ अगर मैं डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका सिंपल सा मतलब है, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स लिखे हैं, जिन प्रिंसिपल्स पे ध्यान देके गवर्नमेंट आपके लिए पॉलिसीज बनाएगी, ठीक है। बट अगेन वही है कि भाई ये प्रिंसिपल्स अगर गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती तो जरूरी नहीं है कि तुम कोर्ट जाओ, ठीक है, तुम कोर्ट नहीं जा सकते, ये भी नॉन जस्टिसेबल है। आपका फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपकी नॉन जस्टिसेबल हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन आपको दिख रहा है कि वो अपनी ड्यूटीज नहीं कर रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज पूरी नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि तुम उसके लिए कोर्ट चले जाओगे, ठीक है, उसको जेल भिजवा दोगे, ये तुम नहीं कर सकते हो। जो आपका फंडामेंटल राइट्स है ना, ये जस्टिसेबल होता है, ठीक है। मतलब अगर आपको कोई राइट नहीं मिला है, जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आगे हम देखेंगे, ठीक है, अगर आपको कोई भी राइट नहीं मिलता है तो फिर आप कोर्ट में अपील कर सकते हो कि मेरे को मेरा ये राइट नहीं मिला है, और उसके लिए आपको जस्टिस मिलेगा। तो फंडामेंटल राइट आपके जस्टेबल हैं, तो इसने यही पूछा है कि इन सब में से कौन सा जस्टेबल है, तो वो है आपका फंडामेंटल राइट। डीपीएसपी भी नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी नहीं है, प्रियम्बल भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। ईयर पूछा है आपसे, तो मैंने अभी बताया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, 1951 में, तो आपका 1951 आंसर होगा इसका। आप समझ में आ गई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि व्हेन वाज द इंडियन नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड। अब देखिए कुछ तीन चार डेट्स हैं, है ना, जो एफकेट में कभी कभार आ जाती हैं, है ना, क्योंकि एफकेट ज़्यादा स्टैटिक टाइप ऑफ एक्चुअल चीज़ें पूछता है ना, लॉजिकल इतने क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो मैं अगर नेशनल फ्लैग की बात करूँ, तो देखिए आप उसको ऐसे याद रखना कि 1947 में हम आज़ाद हो रहे थे ना, 15 अगस्त को, तो इससे पहले ही चाहिए हमें फ्लैग। तो फ्लैग की डेट है आपकी 22 जुलाई 1947। ओके, तो ये तो हो गया आपका 22 जुलाई 1947। बट एक डेट और है, जो है आपका 24 जनवरी 1950, ठीक है। तो इस पे हमने अडॉप्ट किया था अपना नेशनल सॉन्ग, ठीक है, नेशनल एंथम, और आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट, जो आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं कौन, राजेंद्र प्रसाद, वो भी इसी डेट को बनते हैं, ठीक है, आपके रिपब्लिक डे से 2 दिन पहले, है ना। और एक फैक्ट और याद रख लेना, जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था ना, इनके लोगों में क्या था, एलिफेंट था,
एलिफेंट क्यों था? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ना, ये बहुत बड़ा था, इसका साइज वास्ट था, ठीक है, बहुत लार्ज साइज था। इसलिए उन्होंने जानवर भी ऐसा ही चूज़ किया, ठीक है, जो वो उसको शो करे, है ना। एलिफेंट बहुत बड़ा होता है। तो बात समझ में आई? तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो पूछ सकता है एफकेट में, है ना, ऑब्वियसली। इसके बाद ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट एडेड थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए, जब आपका ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था ना, तो उसमें टू टायर गवर्नमेंट थी, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। बट बाद में बहुत सारी कमेटी बनी, है ना, एल एन सिंघवी, मेहता, है ना, वो सब एफकेट के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इन सारी कमिटीज़ ने प्रेस्क्राइब किया कि भाई एक थर्ड टायर भी होना चाहिए, ठीक है। अब उसी थर्ड टायर को आप देखते हो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, पंचायत, है ना, उसके फॉर्म में। तो जो थर्ड टायर ऐड हुआ, वो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, ये आपका थर्ड टायर है। तो मैंने अभी बताया था आपको, जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ ऐड हुआ, पंचायत कौन से अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था? पंचायत ऐड हुआ था 73rd से, और म्यूनसिपैलिटीज़ 74th से। ये कौन सा है? पंचायत आपका 11th शेड्यूल, और म्यूनसिपैलिटीज़ आपका 12th शेड्यूल, है ना। 73rd और 74th, ये दो वो अमेंडमेंट हैं जिनसे आपका थर्ड टायर ऐड हुआ था गवर्नमेंट बेस सिस्टम में, ठीक है। तो 73rd एंड 74th, और समझ में आई? ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि हु कॉल्ड प्रियम्बल एज ए होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब देखिए, जो प्रियम्बल है ना, ये क्या है? आपका प्रीफेस है। जैसे आप कोई भी बुक पढ़ते हो ना, तो उसका एक प्रीफेस होता है शुरू के एक दो पेजेस में, जो आपको बताता है कि इस बुक के अंदर क्या आने वाला है। सेम प्रियम्बल है, ठीक है। प्रियम्बल भी आपको यही बताने वाला है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका क्रक्स क्या है, हमने क्या माइंड में लेके इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो इसलिए कुछ लोगों ने इसको अलग अलग नाम दिए, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब कुल मिला के होरोस्कोप इसको किसने बोला? तो होरोस्कोप बोलने वाले आपके इंसान है के एम मुंशी। बट जो आपकी ये बारकर है ना, बारकर ने भी एक नाम दिया था, वो भी याद रखना। इसने बोला था कि ये की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो की नोट किसने बोला है? बारकर ने, ठीक है। और जो आपके ये हैं हिदायतुल्लाह, इन्होंने बोला था सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओके। अब ये कह रहा है बाई विच ऑफ द फॉलोइंग केस, भाई विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए, जो प्रीफेस होता है ना, वो वैसे तो बुक में ही है ना, बट उसका आगे आने वाले चैप्टर से वैसे कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, उसका क्रक्स हमने अलग से लिख दिया। तो हमेशा से ये डिबेट चलता रहा कि भाई ये जो प्रियम्बल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है या ये कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है ना। तो पहले, सबसे पहले केस होता है बेरूवरी यूनियन केस 1960 में। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि पार्ट नहीं है, मतलब प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अगला केस आया गोलकनाथ केस 1967। यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बट आपका 1973 में केस होता है केबीसी, ठीक है, केशव नंदा भारती केस। इस केस में बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जो प्रियम्बल है, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ओके। और अगेन इसके बाद एक और केस होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एलआईसी केस हुआ था 1995 में हुआ था शायद, हाँ 1995 में एलआईसी केस होता है। इसमें भी सेम बात बोलते हैं जो केशव नंदा भारती केस में बोली सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई प्रियम्बल आपके कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। बट इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐड किया था कि आपका जो प्रियम्बल है ना, वो नॉन जस्टिएबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रियम्बल की कोई चीज़ आपको नहीं मिली तो आप मुंह उठा के मेरे पास आ जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया क्लियर कि आप मुंह उठा के हमारे पास नहीं आ सकते अगर आपको प्रियम्बल की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, ठीक है। अगर वो चीज़ें फंडामेंटल राइट्स में हैं, तब नहीं मिलती हैं, तो तुम आ सकते हो, बट प्रियम्बल के बेसिस पे आप हमारे पास नहीं आ सकते। ओके। तो वो कौन सा केस था? केशव नंदा भारती केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। अब ये कह रहा है कि भाई फंडामेंटल राइट्स आर बोरोड फ्रॉम। तो देखिए, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, ठीक है। 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनने वाली थी, है ना। तो हमारे पास उतना टाइम नहीं था कि हम अपना दिमाग लगा के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखें। तो हमने बहुत बेस्ट अप्रोच अपनाई। जैसे तुम क्या अप्रोच अपनाते हो? आपको कहीं से नोट्स मिले, अच्छा अच्छा उसमें से पढ़ लिया, पॉलिटी को जो अच्छा पढ़ा रहा है उससे पॉलिटी पढ़ लिया,
जो ज्योग्राफी अच्छा पढ़ा रहा है उससे ज्योग्राफी पढ़ लिया। आप यूज़ करते हो ना यही अप्रोच। यही अप्रोच हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स ने यूज़ की। उन्होंने कहा कि सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ते हैं, जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो अच्छा लगेगा उसको अपनी किताब में लिख लेंगे और अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर लेंगे, जैसे तुम भी करते होगे नोट्स में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन, है ना, सेम है। तो फंडामेंटल राइट्स जो आपके पार्ट 3 में है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमने लिए थे यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब मैं थोड़ी बातें और बता देता हूँ यूएस से हमने और क्या क्या लिया है। ठीक है, तो यूएस से हमने लिया इंडिपेंडेंट जुडिशरी, है ना, कि जो जुडिशरी है आपकी, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये इंडिपेंडेंट होगी। इस पे गवर्नमेंट का कोई भी प्रेशर नहीं होगा, ना पब्लिक का कोई प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, ये अपना डिसीजन अपने हिसाब से लेंगे। ठीक है, एक हमने यहाँ से लिया जुडिशियल रिव्यू। देखिए जुडिशियल रिव्यू का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, और अब सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई पेटिशन डालता है कि ये लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है या इससे कुछ प्रॉब्लम है, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को रिव्यू कर सकती है। मतलब जुडिशरी उस लॉ को रिव्यू कर रही है, इसलिए इसको बोल दिया जुडिशियल रिव्यू। अच्छा कॉन्सेप्ट था, हमने ले लिया। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट को कैसे हटाना है। इम्पीचमेंट का मतलब हटाना। और याद रखना पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट वर्ड जो है बस वो प्रेसिडेंट के लिए यूज हुआ है। ठीक है, प्रेसिडेंट की रिमूवल को इम्पीचमेंट बोलते हैं। ओके, और सेम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल कैसे होगा, वो भी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। बात समझ में आई। अब आपका एक और एक्ट लिखा है यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उनको पता होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ये बहुत ज़्यादा इंडियंस के फेवर में था, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि अब हमारा हाथ इंडियंस से छूटता जा रहा है। ठीक है, उनका जो पकड़ था इंडियंस पे वो छूटती जा रही थी, तो उन्होंने इसलिए इस एक्ट को लेके आए ताकि इंडियंस को भी ऐसा लगे कि हाँ भाई ये हमारे बारे में सोच रहे हैं। और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम थोड़ा बहुत टाइम और रुक जाएं, बट ऐसा हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में से बहुत सारी चीज़ ली है, जैसे कि आपका फेडरल स्कीम। फेडरल का मतलब क्या होता है कि जो आपकी पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर बटी हुई हैं, ये होता है फेडरल। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही हमने ली जुडिशरी। अब देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना, हमने जुडिशरी तो ली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होगी ये कॉन्सेप्ट लिया है हमने यूएस से। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जुडिशरी थी वो उसमें इंटरफेयर करते थे, वो इंडिपेंडेंट नहीं थी। ओके, वो ब्रिटिशर्स के कहने पे ही चलती थी, है ना। तो जुडिशरी सिस्टम उनका अच्छा था, बट उसकी इंडिपेंडेंस हमने यूएस से ले ली। ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद हमने लिए इससे इमरजेंसी प्रोविजंस। कहाँ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। इमरजेंसी प्रोविजंस जो आपकी इमरजेंसी लगती है ना, नेशनल इमरजेंसी, है ना, स्टेट इमरजेंसी, वो देखेंगे आगे। तो ये इमरजेंसी प्रोविजंस हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए। और पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने लिया। एक यहाँ पे आपका लिखा हुआ है यूएसएसआर। यूएसएसआर बोले तो आपका रसिया। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिए फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आपके आर्टिकल 51A में है। ठीक है, और यहाँ से हमने लिया जस्टिस। जिस जस्टिस की बात मैंने की थी आपसे प्रियम्बल में, कौन सा? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, तीनों तरह का जस्टिस हमने कहाँ से लिया है? यूएसएसआर से। अब देखिए जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, यहाँ से हमने बहुत ही अच्छी चीज़ ली है, दैट इज योर डीपीएसपी। डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डीपीएसपी हमने आयरिश से लिया है। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसका मेथड ये हमने कहाँ से लिया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। बात समझ में आई? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने क्या नहीं लिया है? तो मैंने देखा अभी इमरजेंसी प्रोविजंस हमने लिए हैं। ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये भी याद रखना, ऑफिस ऑफ गवर्नर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही है। ठीक है, और जुडिशरी भी हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही है। तो बचा आपका बाई कैमरलिज्म। तो बाई कैमरलिज्म हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से नहीं लिया है, ये हमने लिया है ब्रिटेन से। बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या होता है? जैसे जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, तो सेंट्रल लेवल पे भी जो पावर होगी वो दो हाउसेस के पास है। कौन से? आपके लोकसभा और राज्यसभा, इसको बोलते हैं बाईकैमरलिज्म। ठीक है, तो ये हमने लिया है ब्रिटेन से। ठीक है, अब ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटिश से लिया है, तो भाई यहाँ से और भी चीज़ें ली हैं। और क्या चीज़ें ली हैं? पार्लियामेंट,
ठीक है। इसके अलावा आपका रिट्स, रिट्स क्या होता है? रिट्स वही चीज़ है, जैसे आपको फंडामेंटल राइट नहीं मिले, है ना, तो आप सुप्रीम कोर्ट से मांगने जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट आपको रिट इश्यू करता है, ठीक है। आगे देखेंगे रिट्स, ठीक है। और ब्रिटिश से हमने लिया है एक आपका सिंगल सिटीजनशिप। तो अपने देश में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब आप अगर इंडिया के सिटीजन हो तो आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ले सकते, ओके। अगर आपको किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेनी है तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। एक आपका एक और कंट्री है जो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से याद रखना, हमने लिया है आपका जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सेटिंग क्या होता है वो आगे देखेंगे, ठीक है, डोंट वरी। और हमने एक लिया है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मैंने आपको बता दिया, ऐसी लिस्ट जिसमें ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे आपका लॉ बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बात क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? बाई कैम्पलिज्म। ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश से लिया है, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। अब ये कह रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर कहाँ से लिया है। अब आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों हैं, बट ज़्यादा पावर किसके पास होती है? सेंटर के पास। तो ये हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया? ये हमने कॉन्सेप्ट लिया था आपके कनाडा से, ठीक है। इनसे और क्या लिया? और कुछ नहीं लिया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेंटर वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो कनाडा से ली हैं, ठीक है। अब आपका एक और देश है, हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन जो था यहाँ से लिया था, रिपब्लिक। और, और प्रियम्बल के टाइम पे मैंने तीन चीज़ और बताई थी, कौन कौन सी? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो ये चारों चीज़ हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। इतना ही है इसमें इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखने लायक है, ठीक है। बस समझ में आई? आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि विच फंडामेंटल राइट इज डिफाइंड फ्रॉम आर्टिकल 19 टू 22। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए जो आपके फंडामेंटल राइट्स है ना, वो आपके पार्ट 3 में है, बता चुका हूँ मैं, है ना। पार्ट 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जो जाते हैं आपके आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, ठीक है। अब 12 में तो है आपकी डेफिनेशन किसकी? स्टेट की। 13 में बात की गई है जुडिशियल रिव्यू की। अब जुडिशियल रिव्यू में बता चुका हूँ क्या है, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई लॉ खराब है तो वो उसको रिव्यू कर सकती है, हटा सकती है, उसमें अमेंडमेंट कर सकती है, उसको चेंज कर सकती है, उसको कम्प्लीटली स्क्रेच भी कर सकती है कि ये पूरा ही लॉ खराब है, ओके। क्या हो सकता है उसमें चेंजेस कर दे, बोल दे पार्लियामेंट को कि ये क्लॉज है वो खराब है, इनको हटा दो, बाकी सब सही है, ठीक है। तो आपके जो मेन जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल शुरू होते हैं 14 से। तो 14 से 18 में आपका आता है राइट टू इक्वेलिटी, ओके। उसके बाद 19 टू 22 आपका आता है राइट टू फ्रीडम। उसके बाद 23 और 24 में है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। 25 से 28 यहाँ पे आता है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और 29 एंड 30 में आता है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। एंड 32 इसमें आता है आपका रिट्स, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज क्या करती हैं? किसी भी चीज़ को सही करती हैं, वही काम रिट्स का है, ओके। अगर आपको फंडामेंटल राइट नहीं मिले हैं तो आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। वही 32 में है। बात समझ में आई? तो इसने क्या पूछा था कि 19 टू 22 में आपका कौन सा राइट है? 19 टू 22 में आपका राइट टू फ्रीडम है, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम होगा आपका 19 टू 22। अब ये कह रहा है कि सॉरी, दो बार डाल देगा राइट टू फ्रीडम, हाँ, ओके। तो राइट टू फ्रीडम होगा, ओके। अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज पॉजिटिव फंडामेंटल राइट। अब देखिए, मैं आपको अगर कुछ बताऊं तो जो आपका आर्टिकल 14 है ना, इसमें दो चीज़ें लिखी हुई हैं। एक तो कहता है ये इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो हमने लिया है ब्रिटेन से, याद रखना। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि लोग लॉ के सामने सब इक्वल है, ठीक है, कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? और एक चीज़ इसमें लिखी हुई है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो हमने लिया है यूएसए से। इसका मतलब है कि लॉ सभी के लिए इक्वली प्रोटेक्ट होंगे। मतलब
अगर लॉ को इक्वली प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब सभी को सेम करने के लिए, अगर कुछ रिजर्वेशन भी देना पड़ा तो गवर्नमेंट रिजर्वेशन देगी। तभी आप देखोगे कि 33% रिजर्वेशन होता है ना लेडीज़ को पंचायत में, वो इसी के थ्रू है। आर्टिकल 14 समझ में आया? आपको जो आर्टिकल 15 है, ये कहता है भाई प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मतलब आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। आर्टिकल 16 कहता है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 17 ये कहता है आपका अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत जो होता है, ठीक है। तो ये कहता है कि भाई अनटचेबिलिटी आप प्रोपेगेट नहीं कर सकते हो, है ना, ये क्राइम है। बात समझ में आई? अब याद रखना जो ये अनटचेबिलिटी वर्ड है ना, ये बस लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी, ठीक है, कि भाई अनटचेबिलिटी क्या होता है। बात समझ में आ रही है? इसकी डेफिनेशन बताने के लिए आपके पास कोर्ट है, ठीक है, वो बताएगी। तो अनटचेबिलिटी ओनली रिटर्न है, डिफाइन नहीं है, ठीक है। और एक जो आपका आर्टिकल है 18, ये कहता है भाई साहब आपका अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। मतलब आप टाइटल्स नहीं लगा सकते इर्रेस्पेक्टिव कि आप कहीं मिलिट्री में हो या आपके पास कुछ अच्छी डिग्री है। फॉर एन एग्जांपल मान लो आप इंजीनियर हो तो आप ईआर लिख सकते हो, डॉक्टर हो तो आप डीआर लिख सकते हो, है ना। अब आप मिलिट्री में हो तो आप अपनी रैंक लगा सकते हो, लेफ्टिनेंट, एलटी, है ना, कैप्टन, सीएपीटी। बात समझ में आ रही है? बट अगर आप मिलिट्री में भी नहीं हो, आपके पास कोई अच्छी डिग्री भी नहीं है, तो आप रैंक नहीं लगा सकते, फालतू में कुछ भी नहीं लिख सकते अपने नाम के आगे, है ना। और आपका जो आर्टिकल 25 है, ये बात करता है किसकी? फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, ठीक है, कि आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, उसकी प्रैक्टिस की फ्रीडम है आपको, है ना। प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपिगेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ देखो, आप यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब मैंने बोला आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 कह रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, नहीं करना है, मतलब ये कैसा हो गया? नेगेटिव। सेंस पॉजिटिव है बट साउंड कैसा कर रहा है? नेगेटिव साउंड कर रहा है, ओके। आर्टिकल 17 क्या कह रहा है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि जो अनटचेबिलिटी है वो नहीं करना है आपको, अगेन ये भी नेगेटिव हो गया। आर्टिकल 18 क्या कह रहा है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, कि आप टाइटल्स नहीं लगा सकते, अगेन नेगेटिव। कुछ चीज़ की मना की जा रही है ना, समझ रहे हो आप? कुछ चीज़ को करने के लिए हम मना कर रहे हैं, इसलिए ये नेगेटिव है। आर्टिकल 25 क्या कह रहा है? कि आपको फ्रीडम है कि आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस करो, प्रोपिगेट करो, है ना। तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे कुछ करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसलिए पॉजिटिव फंडामेंटल राइट कौन सा हुआ है इस ऑप्शन में? आर्टिकल 25। तो ये आपको आर्टिकल्स पता होना चाहिए, तभी आप ये मार्क कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, ओके। अब आगे बोल रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज नॉट इंक्लूडेड इन द आर्टिकल्स रिलेटेड टू राइट टू इक्वेलिटी। अब देखिए राइट टू इक्वेलिटी कहाँ से कहाँ तक था? 14 से 18, ठीक है। तो जो 14 से 18 से बाहर आ रहा होगा वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है। आर्टिकल नंबर 20 ये आपका इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। 18 मैंने बता दिया, 15 मैंने बता दिया। अब देखिए जो आर्टिकल 16 है ये भी बता दिया। एक आपका आर्टिकल है 20। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। देखिए इसमें तीन चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें लिखा है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक लिखा है इसमें नो डबल जियोपार्डी, ठीक है। और एक इसमें लिखा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब इनका मतलब समझते हैं। देखिए जो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है ना, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 2020 में क्राइम किया, ठीक है, आप पे कोई केस हो गया, ठीक है। अब 2024 चल रहा है और अब मान लो 2024 में कोई लॉ बदल जाता है उसके लिए, तो आपको जो पनिशमेंट मिलेगी ना, वो उसी टाइम के हिसाब से मिलेगी जब आपने वो क्राइम कमिट किया था, मतलब 2020 के हिसाब से मिलेगी, चाहे 2024 में कुछ भी हो। मान लीजिए फॉर मर्डर 2020 में था कि भाई 5 साल की सज़ा होगी, और 2024 में बोल दिया कि डेथ सेंटेंस है, ठीक है, तो आपको डेथ नहीं मिलेगी, ठीक है, आपको 2020 के हिसाब से 5 साल की जेल ही होगी। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब तो है ये। नो डबल जियो पार्टी का मतलब होता है
कि किसी भी एक क्राइम के लिए डबल पनिशमेंट नहीं मिल सकती। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो हाई कोर्ट ने बोला कि भाई आपको 2 साल की जेल है। ठीक है, आपने 2 साल की जेल काटी, उसके बाद वो दूसरा बंदा सुप्रीम कोर्ट चला जाए, तो सुप्रीम कोर्ट आपको दोबारा पनिशमेंट नहीं दे सकता। ठीक है। एक है आपका नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है कि आपसे जोर जबरदस्ती करके खुद के खिलाफ गवाही नहीं ले सकता कोई। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यही लिखा है आपके आर्टिकल नंबर 20 में। ठीक है। एक आपका आर्टिकल 21A है। ठीक है, जो है आपका राइट टू एजुकेशन। ठीक है, ये याद रखना। क्यों याद रखना? क्योंकि ये अमेंडमेंट से जोड़ा है। कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा है भाई? 86। 86 अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। दो में, सॉरी। हाँ, तो 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिससे आपका राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में जोड़ा गया। इसमें क्या बोला है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो गवर्नमेंट फ्री देगी। प्राइमरी एजुकेशन मतलब 8th क्लास तक। आप समझ में आ रही है? ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 20, जो है आपका प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। ठीक है। अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल टॉक्स अबाउट नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। वही सेम जो मैंने बताया, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ किस में आता है? आर्टिकल नंबर 20 में आता है। तो ये बता दिया। अब आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है? ये बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। ठीक है, आपको फ्रीडम है कि आप कहीं भी देश में जा सकते हो, आपको फ्रीडम है आप कुछ भी बोल सकते हो, बट अगेन याद रखना, जो ये फ्रीडम है ना, ये क्वालिफाइड है, एब्सोल्यूट नहीं है। क्वालिफाइड का मतलब आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सड़क पे जाके सबको गाली दे रहे हो। बात समझ में आ रही है? आपको फ्रीडम ऑफ एक्शन तो है, लेकिन ये नहीं है कि आप सबको गला काट दिया रोड पे जाके। मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ आपको फ्रीडम है। रेस्ट्रिक्शंस के साथ जब कुछ होता है तो वो क्वालिफाइड होता है। एब्सोल्यूट होता तो कुछ भी करो। ठीक है, बट हमारे यहाँ पे एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, हमारे यहाँ पे क्वालिफाइड फ्रीडम है, ये याद रखना। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आर्टिकल नंबर 21 ये बात करता है आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के प्रोटेक्शन की। ठीक है, मतलब आपका जो प्राइवेट मूवमेंट्स हैं भाई, आपको फ्रीडम है, आप पर्सनल लिबर्टी है कि अपने लाइफ में जैसे रहना है आप रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है आपका? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन किया था नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ किसमें है? तो आर्टिकल नंबर 20 में। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है ये? आगे ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट इज ओनली फॉर सिटीजन। अब देखिए ये बात बहुत मतलब मजे की है। आपके कहाँ से कहाँ तक है? 14 से लेके 32 तक आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, यही है ना? बट इसमें ना कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। मतलब मान लीजिए आपके देश में आप सिटीजन्स भी रह रहे हैं और कुछ फॉरेनर्स भी रह रहे होंगे ना, जो बाहर से आए हैं, जॉब कर रहे हैं, है ना, या फिर घूमने आए हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो कुछ 5 आर्टिकल हैं जो ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को मिलेंगे। मतलब अगर उन आर्टिकल्स को लेके फॉरेनर्स के साथ कुछ होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो हैं जो ओनली फॉर सिटीजन्स हैं, वो आप नोट कर लेना कौन कौन से हैं। 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29, 30। ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। इनको छोड़ के जितने भी हैं वो फॉरेनर्स भी क्लेम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? 15 बता ही दिया, नो डिस्क्रिमिनेशन। 16 बता दिया, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। 19 भी बता दिया, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच। 29 कहता है क्या? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, तो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन की बात करता है। और 30 बात करता है माइनॉरिटीज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। मतलब जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये 3 और ये 2, ये 5 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को मिलेंगे, फॉरेनर्स को नहीं मिलेंगे। ओके, तो आर्टिकल 15 है ना इसमें? हाँ, तो ये मिलेगा। 18, 17 एंड 20, 28। 18 एंड 17 में बता चुका हूँ। 28 में क्या है? आपका जो आर्टिकल नंबर 28 है, भाई क्या हो गया, हाँ, आर्टिकल नंबर 28 बात करता है
फ्रीडम टू अटेंड एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मतलब अगर आपके स्कूल में या कॉलेज में कहीं भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं तो आपको फ्रीडम है, आप चाहो तो अटेंड करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। आप पे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको ये अटेंड करना ही करना है। बात समझ में आई? तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना। तो जो सिटीजन्स के लिए हैं वो जरूर याद रखना, 15, 16, 19, 29, 30, ये याद रखना। ये है आपका नो डिस्क्रिमिनेशन, ये है आपका इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। 19 है आपका वॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच। 29 वही इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन की बात है, और 30 में आपका माइनॉरिटीज़ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात है, ठीक है। तो ये 5 राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को मिलेंगे। इनको छोड़ के बाकी राइट्स सिटीजन्स को भी मिलेंगे और फॉरेनर्स को भी मिलेंगे। ओके। अब आपको बचता है एक आर्टिकल नंबर 32, जो मैं बता रहा था आपका रिट्स, ठीक है। अब रिट्स थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए 5 रिट्स हैं आपकी। एक तो है आपका हैवियस कॉर्पस, ठीक है। हैवियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब अगर कोई भी पर्सन किसी ने डिटेन कर रखा है, ठीक है, और उसको रिलीज नहीं कर रहे हैं वो, तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो तो सुप्रीम कोर्ट आपको रिट इश्यू करेगा हैवियस कॉर्पस। तो इस रिट से उस पर्सन को, डिटेन्ड पर्सन, प्रेजेंट करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। बात समझ में आई? एक होता है आपका मैंडेमस। मैंडेमस का लिटरली मीन होता है वी कमांड। वी कमांड मतलब अगर मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट उसको रिट इश्यू करेगा कि भाई हम तुमको कमांड करते हैं कि अपना काम सही से करो। बात समझ में आ रही है? तो मैंडेमस का मतलब ये होता है कि वी कमांड, लिटरली मीन होता है वी कमांड, और समझा दिया ना मैंने कि अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको ये रिट इश्यू किया जाएगा। एक रिट होता है आपका प्रोहिबिशन टू फॉरबिड। ये है, ये आपका जो हायर कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट को इश्यू करेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को इश्यू कर सकता है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इश्यू कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को इश्यू करेगा कि भाई ये जो केस तू चला रहा है अपने कोर्ट में, ये तेरे मतलब का नहीं है, तो मना करते हैं कि इस केस को छोड़ दो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो किसी के लिए मना करना है, प्रोहिबिट करना है, तो ये प्रोहिबिशन वाली आपकी रेट इशू की रहेगी। कौन? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। एक आपका होता है सर्टररी। इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड या फिर टू बी इन्फॉर्म्ड। अगेन ये आपका हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इश्यू करेगा, ठीक है। उनके डिसीजन को भी बदल सकता है। मान लीजिए हाई कोर्ट कोई डिसीजन सुना देता है, तो ये रिट इश्यू करके सुप्रीम कोर्ट उसका डिसीजन बदल सकता है, या फिर उसके डिसीजन को पूरी तरह से स्क्वैश भी कर सकता है। बात समझ में आई? एक लास्ट आपका रिट होता है दैट इज क्यो वारंटो। इस रिट का मतलब होता है वाई वॉट अथॉरिटी और वारंट। मतलब अगर आपको लग रहा है कि कोई आदमी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है ना, जबकि वो उसके उससे नहीं है, उसकी नहीं है वो, है ना, वो लीगल नहीं है, तो उसके लिए ये क्यों वारंटो इशू करी जाएगी कि भाई तुम किस अथॉरिटी से, किस वारंट पे पब्लिक सर्विस पे काम कर रहे हो, है ना। तो उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर वो इलीगल हुआ तो उसको हटा दिया जाएगा और जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको फेस करने पड़ेंगे। तो ये सारे 5 रेट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। इनका लिटरली मीन भी पता होना चाहिए। कई बार एकेड में क्वेश्चन आया सीधे सीधे कि टू हैव द बॉडी ऑफ, ये कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए हैबियस कॉर्पस है, वी कमांड मैंडेमस है, टू फॉरबिड प्रोहिबिशन, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड सेटररी, एंड वाई वॉट अथॉरिटी और वारंट, तो ये आपकी क्यों वारंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर अपना काम सही से नहीं कर रहा है तो कौन सी रिट इशू की जाएगी? तो मैंने बोला कि अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको क्या बोलोगे? वी कमांड, मतलब मैंडेमस। क्लियर है? ठीक है। अब ये कह रहा है कि विच आर्टिकल इन डीपीएसपी टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आप याद रखना, मैंने बोला कि पार्ट 4 में है आपके डीपीएसपी। कौन से आर्टिकल से लेके 36 से लेके 51 तक। पहली बात तो ये। अब जो आपका आर्टिकल 40 है, ये बात करता है विलेज पंचायत की, ठीक है, विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन की। आर्टिकल जो 42 है, ये बात करता है ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क
मतलब जहाँ भी लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होनी चाहिए, है ना, पानी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। मतलब जहाँ पे तुम काम कर रहे हो वो शहर दिल्ली नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसके हिसाब से। अगेन अब देख लो, अब ये नॉन जस्टेबल है तो ठीक है ना, अगर ये जस्टेबल होता तो दिल्ली में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भीड़ लगा देते कि भाई हमको ह्यूमन कंडीशन नहीं मिल रही, हमको पॉल्यूशन में काम करना पड़ रहा है, हमारे घरों में पानी भर गया, साफ पानी नहीं है पीने को, 100 तरह की बातें। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इनको नॉन जस्टिबल रखा गया, क्योंकि हो सकता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं जो नहीं कर सकते हैं ना, अभी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो इसलिए यही सोच के इसको नॉन जस्टिबल रखा गया। बात समझ में आ रही है? बट आर्टिकल 42 कहता है कि भाई जहाँ भी लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, पानी होना चाहिए पीने का, गंदगी नहीं होनी चाहिए, है ना, जो जो भी बैक्टीरिया वगैरह ये फलाना ढिमका ये सब नहीं होना चाहिए। जो आपका आर्टिकल 44 है ये बात करता है आपकी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, इसके बारे में बताने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अब इसके अलावा दो आर्टिकल और हैं जो इम्पोर्टेंट है मेरे मेरी नज़र से। एक आपका आर्टिकल 50 जो कहता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से अलग होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं, है ना, जुडिशरी मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। और एक आपका आर्टिकल 51 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को, और मेरे को लगता है कि ये आ सकता है। ये है आपका प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि भाई जो इंडिया है वो इंटरनेशनल पीस को, सिक्योरिटी को प्रमोट करेगा। तो बात समझ में आ रही है? वॉर रखवा दी पापा, तो वॉर आर्टिकल 51 को ध्यान में रखते हुए रुकवाई है, ठीक है। बात समझ में आ रही? आर्टिकल 51 जब ध्यान आया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, तब उनको याद आया कि मेरे को वॉर रुकवानी है, क्योंकि मेरे को इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी प्रमोट करनी है। तो उन्होंने फ़ोन मिलाया, हाँ साहब पुतीन साहब रोक दो, बहुत हो गया, तो वॉर रुक गई, ठीक है। पास समझ में आई? तो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड किसमें है? आर्टिकल नंबर 44 में। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन डीपीएसपी इज बेस्ड ऑन गांधीयन थॉट्स। अब देखिए जो आपकी डीपीएसपी है ना, ये 3 लेवल पे बेस्ड है। कुछ तो है सोशल, कुछ है गांधीयन, और कुछ है लिबरल या इंटेलेक्चुअल, ठीक है। तो जो सोशल हैं ये फॉलो करते हैं आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, मतलब सोशलिज्म मतलब वही कि सबको इक्वल पे मिलेगा, है ना, सबके लिए इक्वलिटी है, सबको अच्छा खाना मिलेगा, ये मिलेगा, काम करने के लिए अच्छा जगह मिलेगी। बात समझ में आ रही है? गांधीयन जो है वो ऑब्वियस सी बात है गांधी जी के थॉट्स पे बेस्ड है, ठीक है। और लिबरल जो इंटेलेक्चुअल है वो लिबरलिज्म की बात करते हैं, है ना, डेवलपमेंट की बात करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये आर्टिकल्स भाई मेरे हिसाब से तो याद कर लेना, एफ कैट में नहीं आएगा तो सी डी एस में कई बार आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपके सोशल है ना, उसमें आते हैं आपके आर्टिकल नंबर 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, और आपका लास्ट है 47, ठीक है। गांधीयन थॉट्स पे जो बेस्ड हैं वो हैं आपके 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48। अब देखिए आपको एक चीज़ दिख रही होगी, जो आपका 47 है ना वो यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, भाई कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो आर्टिकल नंबर 47 है, ठीक है, ये बोला था गांधी जी ने, बट ये सोशलिज्म को भी फॉलो करता है, मतलब ये दोनों आइडियोलॉजी फॉलो करता है, गांधी जी के थॉट्स पे भी बेस्ड है और आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म भी फॉलो करता है। बात समझ में आ रही है? और जो लिबरल या डेवलपमेंट की बात करते हैं वो है आपके 44, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51। देखिए बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बट जो इंपॉर्टेंट थे ना ये 5-6 थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो भाई लक्ष्मीकांत सबके पास होगी, ठीक है, या फिर गूगल करो सीधे सीधे और आपको सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। बट अभी उतना टाइम है नहीं, तो जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लो, ठीक है। हाँ एक चीज़ मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ, कर लेना, कि आपको ये याद रखना कि कौन सा आर्टिकल अमेंडमेंट से ऐड हुआ है।
मैंने बोला था ना डीपीएसपी में तीन जो डीपीएसपी हैं, बे क्या हो रहा है, तीन डीपीएसपी हैं, वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए थे। तो ये तीन डीपीएसपी पता कर लेना भाई कौन कौन से हैं, ठीक है, पूछ सकता है वो। तो इसमें क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन डीपीएसपी बेस्ड ऑन गांधीयन थॉट्स। तो गांधीयन पे कौन सा है, 40 आपको पता है ना कौन सा है, कौन सा है 40, विलेज पंचायत वाला, ठीक है। अभी आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज नॉट बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। तो सोशलिज्म पे 40 नहीं है क्योंकि ये गांधीयन पे है। बाकी 38, 39 और 41 ये सोशलिज्म में थे, 38, 39 एंड 41, ठीक है। अभी हैं कौन कौन से, 38 में कह रखा है, चल क्यों नहीं रहा, हाँ, वेलफेयर ऑफ पीपल वही गवर्नमेंट, मतलब वही बात है भाई, गवर्नमेंट जो है वो लोगों का वेलफेयर करेगी, उनके लिए स्कीम्स बनाएगी अच्छी अच्छी। 39 भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये बात करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ, बोथ कौन, मैन एंड वुमेन। तो ये चाहे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, चाहे वो मैन है चाहे वुमेन है ना, अगर उन्होंने इक्वल काम किया है तो उनको इक्वल पे मिलना चाहिए। बट क्या ये फॉलो होता है, कमेंट्स में बताना कि क्या ये फॉलो होता है कि मैन और वुमेन को इक्वल पे मिलता है क्या। अपने भी थॉट्स रखो, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में अपने थॉट्स काम आएंगे। इंटरव्यू में पढ़ा हुआ काम नहीं आता, एसएसबी में पढ़ा हुआ काम नहीं आता, बात समझ लेना। ये आपका सिविल सर्विस का इंटरव्यू नहीं है, वहाँ पे भी आपके जो पीओवी है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैटर करता है ना। तो एसएसबी में तो बहुत ही ज़्यादा करता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैटर। तो कमेंट्स में बताओ कि आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं सच में जानना चाहता हूँ, ठीक है, कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है, जो इसमें लिखा हुआ है, क्या ये फॉलो होता है इंडिया में और किस हद तक फॉलो होता है। ओके, आपका जो आर्टिकल 41 है, ये बात करता है कि आपको राइट है क्या, टू वर्क, टू एजुकेट, मतलब हम गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि भाई लोगों को राइट दो काम करने का, एजुकेशन का, ठीक है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं यही समझा देता हूँ, ठीक है, अलग से डालने की कोई जरूरत नहीं है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं मैंने आपको बता दिया था, आपके आर्टिकल किस में है, 51A में, जो कि पार्ट कौन सा है, 4A। इतनी चीज़ क्लियर है। बस एक चीज़ याद रखना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, जिसमें 1 से 10 ड्यूटीज़ थी, ठीक है। फिर इनको लगा कि एक और ऐड कर देते हैं, तो 86th अमेंडमेंट एक्ट जब 2002 में हुआ, तो इन्होंने 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड कर दी, ठीक है। बस इतना ही है इसमें बताने को, और कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आएंगे आपके लोकसभा, राज्यसभा और पार्लियामेंट के, ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना, है ना, क्योंकि अभी इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के। बात समझ में आ रही है आपको। और वो जो वोटिंग वाला क्वेश्चन था ना, वोटिंग एज वाला, 61 अमेंडमेंट एक्ट था जो, जैसे 21 से 18 किया था, तो वो प्लीज़ याद कर लेना, है ना, क्योंकि अभी वोट वोट सब हुआ है ये काम, लोकसभा के भी इलेक्शन हुए हैं, है ना, तो चांसेस हैं भाई, पूछ सकता है, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले कुछ चीज़ें पार्लियामेंट के बारे में देख लेते हैं। जो आपका पार्लियामेंट है ना, वह है आपका आर्टिकल, पहली बात तो 79 में, ठीक है। पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, आपके प्रेसिडेंट, जो कि प्रेसिडेंट साहिबा है ना अभी के लिए, आपकी लोकसभा और आपकी राज्यसभा, मतलब दोनों हाउसेज और प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं पार्लियामेंट, पहली बात। दूसरी बात, जो आपको जो लोकसभा है, इसको आप क्या बोलते हो, लोअर हाउस, और राज्यसभा को क्या बोलते हो, अपर हाउस। पता होना चाहिए, कंफ्यूज मत होना, पहली बात। दूसरी बात, इसी लोअर हाउस को हम बोल देते हैं हाउस ऑफ पीपल, मतलब भाई ये लोगों का घर है। क्यों है लोगों का घर, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन फॉलो होता है। जो डायरेक्ट आप एमपीज इलेक्ट करते हो वो कहाँ जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं। और इसको बोलते हैं आप काउंसिल ऑफ स्टेट्स, है ना। राज्यसभा में आप स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हो, इसका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है ना। अब भाई लोअर हाउस है, तो सीधी सी बात है, इसके जो एमपीज होंगे उनकी मिनिमम एज भी कम होगी, तो इसके लिए मिनिमम एज चाहिए 25 ईयर, और अपर हाउस के लिए मिनिमम एज चाहिए 30 ईयर्स। बात क्लियर है, इतना क्लियर है। तो थोड़ा और देख लेते हैं। तो लोकसभा में सीट्स हैं अभी 550 हैं, और राज्यसभा में कितनी है, 250, 250 एंड 550। इतना क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जो मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा गट फीलिंग आ रही है कि ये क्वेश्चन आना चाहिए, मैं तो चाहता हूँ कि आए।
तो देखिए जो आपकी पहले सीट्स थी ना वो थी 552। इसमें जो दो लोग थे ना, मतलब 550 प्लस दो, ये जो दो लोग थे ना, ये थे नॉमिनेटेड, और ये थे एंग्लो इंडियंस। बट 104th अमेंडमेंट एक्ट होता है आपका 2019 में, ठीक है, और इन दो को हटा दिया जाता है। मैं एक आपको बात बता दूं कि आपका सेशन क्या था, 14 से 19, फिर 19 से 24, और अब जो इलेक्शन हुआ है 24 से 29। तो देखिए 14 से 19 में 552 ही थे, ठीक है, और मैं बताऊँ आपको 19 to 24 भी 552 ही थे। क्यों? क्योंकि ये जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ ना, ये अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, उससे पहले इलेक्शन हो चुके थे, उससे पहले लोकसभा सेशन में आ चुकी थी। तो आपके 19 to 24 में भी 552 ही थे। लेकिन अब जो 24 से 29 जिसके अभी इलेक्शन हुए ना अप्रैल में, जिसका जून में रिजल्ट आया है, इसमें 550 ही हैं। तो इस अमेंडमेंट का जो रिफ्लेक्शन मिला है, जो इस अमेंडमेंट का इफेक्ट देखने को मिला है, वो इस साल देखने को मिला है, अभी 2 महीने पहले, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन अभी आया है, ठीक है, आपके सामने। तो 104th अमेंडमेंट एक्ट याद रखना, जो 2019 में हुआ था, जिससे कि आपके नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियंस की दो सीट्स को हटा दिया गया। तो अब आपकी टोटल सीट्स हैं 550। बात क्लियर है? ओके। अब आगे थोड़ी बात करें, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो जो आपकी राज्यसभा है, ये है आपकी आर्टिकल 80 में। राज्यसभा में 250 सीट है, 250 मतलब। इसमें से 238 जो होती हैं वो इलेक्टेड होती हैं, और जो 12 हैं ना, ये हैं आपके नॉमिनेटेड, ठीक है। इनको नॉमिनेट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। किसकी एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए जो आपका प्रेसिडेंट होता है ना, वो नॉमिनेट करता है। ज़्यादातर जो लोग नॉमिनेशन वाले हैं ना, जैसे 12 ये हो गए, ठीक है। आपका जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसको भी आपका प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। आपका अटॉर्नी जनरल होता है, उसको भी आपका प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को भी आपका जो है प्रेसिडेंट अब वो करता है नॉमिनेट, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। तो अपॉइंटमेंट तो यही करते हैं, बट मैक्सिमम केसेस में ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लगती है। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको बताती है प्रेसिडेंट को कि हाँ भाई इसको बना दो आप क्या, नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा का। अब ये नॉमिनेशन किस बेसिस पे होता है? अगर कोई भी अच्छा काम किया है उसने, आर्ट्स में, साइंस में, कल्चर में, बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, आपको इतना ही जानना है कि 12 नॉमिनेटेड होते हैं और 238 इलेक्टेड होते हैं, और ये आपका आर्टिकल 80 में लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस एंड नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर एवरी सेकंड ईयर एंड आर रिप्लेस्ड बाय न्यू इलेक्टेड मेंबर। तो देखिए अब राज्यसभा के बारे में एक चीज देख लेना, कि ये जो है ना, ये डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। नो डिसोल्यूशन, ओके। ऐसे होता है, मान लीजिए इसमें 250 मेंबर्स हैं, तो इसके 1/3 मेंबर जो होंगे ना, वो 2 साल बाद चले जाएंगे, और नए 1/3 मेंबर आ जाएंगे। फिर अगले 1/3 अगले 2 साल बाद चले जाएंगे, फिर नए मेंबर आ जाएंगे। मतलब आना जाना लगा रहता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पूरा हाउस ही खाली हो गया। बात समझ रहे हो? तो 1/3 मेंबर गए, नए आ गए, फिर पुराने जाएंगे, फिर नए आ गए। तो आप देखो 1/3 करके दो दो साल में जा रहे हैं, तो कितने साल लगेंगे एक मेंबर को जाने में? 6 साल। तो किसी भी मेंबर का जो टर्म होता है राज्यसभा में 6 साल होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये डिसॉल्व नहीं होता कभी भी। 1/3 जाएंगे, 1/3 आएंगे, फिर अगले 1/3 जाएंगे, फिर 1/3 आएंगे, फिर अगले 1/3 जाएंगे, फिर अगले 1/3 आएंगे। बात समझ में आ रही है? तो भाई जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, वो डिसोल्यूशन नहीं होता, इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर एवरी सेकंड ईयर, बिल्कुल सही बात है, एंड आर रिप्लेस बाय द न्यू इलेक्टेड मेंबर, बिल्कुल सही बात है। और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्यों रिजॉल्व नहीं हो रहा। अगर सारे चले जाते तो डिजॉल्व हो जाता, लेकिन 1/3 जाके नए 1/3 आ रहे हैं, इसलिए ये डिजॉल्व नहीं हो रहा। तो आपका स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है, और 2 इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ द नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द राज्यसभा कितने हैं भैया? 12। बता दिया। रोज लोकसभा का याद है ना, लोकसभा में पहले 2 थे, अब नहीं है, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट से हटाया उनको? 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 से इनको हटा दिया, ठीक है। अब लोकसभा की थोड़ी और बात कर लें। तो देखिए जो लोकसभा है ना, जो आपकी लोकसभा है, इनके जो हेड हैं उसको बोलते हैं हम स्पीकर।
और राज्यसभा के हेड को क्या बोलते हैं? चेयरमैन। और एक चीज याद रखना, ये जो चेयरमैन होता है ना राज्यसभा का, ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, ये आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो भी आपके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब है कि वो दो ऑफिस संभालते हैं, एक तो वाइस प्रेसिडेंट का, एक चेयरमैन का, राज्यसभा के चेयरमैन का। और ये भी याद रखना कि उनको जो सैलरीज मिलेंगे, जो अलाउंसेस मिलेंगे, जो प्रिविलेज मिलेंगे, है ना, वो सारे चेयरमैन के हिसाब से मिलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से नहीं मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर वो वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कब करेंगे? जब आपके प्रेसिडेंट साहब नहीं हैं। मान लीजिए प्रेसिडेंट साहब कुछ काम से बाहर चले गए, छुट्टी पे चले गए और कोई काम पड़ गया, तो वाइस प्रेसिडेंट आपके एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। तो जब वो वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं तभी उनको उसके हिसाब से सैलरी मिलती है। अदरवाइज उनको जो भी सैलरी अलाउंसेस प्रिविलेज मिलेंगे वो चेयरमैन के हिसाब से मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो राज्यसभा का हेड होता है आपका चेयरमैन, उससे नीचे कौन होता है? डिप्टी चेयरमैन। ऐसे ही लोकसभा का हेड होता है स्पीकर, इससे नीचे कौन होगा? डिप्टी स्पीकर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ये जो स्पीकर होते हैं ना साहब, इनके पास बहुत सारी पावर्स हैं। जो लोकसभा का स्पीकर होता है ना वो चेयरमैन से ज़्यादा पावरफुल होता है इन सम वेज। ओके, जैसे ये जो आपके स्पीकर है ना, ये आपके फाइनल इंटरप्रेटर भी बोलते हैं इनको, फाइनल इंटरप्रेटर, स्पेलिंग देख लेना यार, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन लोकसभा। याद है ना, लोकसभा में कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जो उसके मेंबर्स को समझ में नहीं आ रहा, तो उसको इंटरप्रेट कौन करेगा? ये आपके स्पीकर करेंगे। बात समझ में आ रही है? और यही जो होते हैं स्पीकर आपके, ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, और इनका डिसीजन फाइनल होता है। मनी बिल मतलब सीधी सी बात जिसमें पैसों की बात की गई है, और मनी बिल आपका आर्टिकल नंबर 110 में आता है, ये भी याद रखना। ठीक है, ये मनी बिल हो गया, फाइनेंशियल बिल हो गया, है ना। और पार्लियामेंट का कौन सा आर्टिकल है, राज्यसभा का कौन सा आर्टिकल है, कैग का, अटर्नी जनरल का, ऐसे ही आर्टिकल्स पूछे जाते हैं ना जो इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना मनी बिल का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 110 है। ठीक है, इस पर डिसीजन किसका होगा? लोकसभा के स्पीकर का। और एक चीज़ और याद रखना मनी बिल से रिलेटेड, कि इस पे जो फुल कंट्रोल होता है, फुल कंट्रोल जो होता है, पूरी पावर जो होती है वो लोकसभा की होती है। मतलब ये एक ऐसा बिल है जो सिर्फ लोकसभा से पास होगा। लोकसभा ने अगर इसको पास कर दिया तो ये पास है। राज्यसभा इसको पास करे, फेल करे, डिस्कस करे, ना करे, कुछ भी करे, ठीक है, राज्यसभा का कोई लेना देना नहीं है मनी बिल से। बात समझ में आ रही है? तो मनी बिल एक ऐसा बिल है जो सिर्फ लोकसभा पास करती है, लोकसभा के पास पूरी पावर है। और इसको डिसाइड कौन करता है? स्पीकर, कि भाई ये मनी बिल होगा या नहीं। और एक बात और याद रखना, मान लीजिए जैसे कोई बिल है, ठीक है, अब ये बिल मान लो लोकसभा ने तो पास कर दिया, राज्यसभा ने पास नहीं किया, या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है लोकसभा ने पास नहीं किया, राज्यसभा ने पास कर दिया। तो अगर बात फंस गई है बीच में, है ना, वो बिल आगे नहीं बढ़ रहा है, तो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो बुलाएंगे जॉइंट सिटिंग। बात समझ में आ रही है? वो क्या बुलाएंगे? जॉइंट सिटिंग। यहाँ बात कर लेते हैं, जॉइंट सिटिंग बुलाएंगे। कौन बुलाएंगे? प्रेसिडेंट साहब, कि भैया आपस में बैठ जाओ। जैसे गांव में लड़ाई हो जाती है ना चाचा ताऊ की, तो पंच लोग बुला लेते हैं ना, हाँ भाई आपस में बैठ के बात कर लो। ये वैसा ही है। अगर मान लो लोकसभा और राज्यसभा की लड़ाई हो गई, लड़ाई मतलब वही कि एक ने बिल पास कर दिया और एक ने पास नहीं किया, है ना, तो प्रेसिडेंट साहब बुलाएंगे जॉइंट सिटिंग, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब क्या है? पार्लियामेंट के मुखिया हैं। मुखिया ही तो बुलाता है सिटिंग। तो जॉइंट सिटिंग आपकी आर्टिकल नंबर, एक तो ये बात याद रखना, 108 में है। ठीक है, और जॉइंट सिटिंग जो प्रिसाइड करेगा, आप देखना आप क्या पावर है आपके स्पीकर की, वो स्पीकर करेगा ना कि चेयरमैन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्यों करेगा स्पीकर? इसका रीज़न ये है क्योंकि स्पीकर मेंबर्स का ही है। ठीक है, मेंबर्स का पार्ट है स्पीकर। जो स्पीकर होता है ना आपका, जैसे मैंने बताया ना कि चेयरमैन है, वो राज्यसभा का नहीं होता, वो वाइस प्रेसिडेंट था, वो चेयरमैन बन गया। वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है, उन 250 में इंक्लूडेड नहीं है ये चेयरमैन। बट ये जो स्पीकर होता है ना, ये उन 550 में इंक्लूडेड होता है। तो इसलिए ये मेंबर है, इसलिए इसका राइट होता है कि ये जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करेगा। और अगर मान लो स्पीकर नहीं है बाई चांस, तो डिप्टी स्पीकर करेगा, चेयरमैन तब भी नहीं करेगा क्योंकि वो मेंबर नहीं है। और मान लो डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तो डिप्टी चेयरमैन करेगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है मेरे को, मतलब जॉइंट सिटिंग प्रिसाइड कौन करेगा? स्पीकर करेगा। ठीक है, ये सीक्वेंस देख लेना। स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर करेगा। डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन करेगा। क्यों करेगा डेप्यूटी चेयरमैन? क्योंकि डेप्यूटी चेयरमैन उन 250 लोगों में से ही है, वो मेंबर है।
एक बात याद रखना, जो जॉइंट सिटिंग जो प्रिसाइड करते हैं वो मेंबर होना जरूरी है उसका। बात समझ में आ रही है? और जॉइंट सिटिंग आपकी आर्टिकल 108 में है। बात है क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या पूछा था कि राज्यसभा में कितने नॉमिनेटेड होते हैं? 12। राज्यसभा के बारे में सब कुछ देख लिया, ठीक है। लोकसभा के बारे में देख लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स जॉइंट सिटिंग, तो हमने देखा आर्टिकल नंबर 108। अब यहाँ पे दो तीन आर्टिकल और लिखे हुए दिख रहे होंगे आपको, है ना। तो आर्टिकल नंबर जो 123 है ना, ये बात करता है आपके ऑर्डिनेंस पावर की। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये होता क्या है? देखिए ऑर्डिनेंस ये होता है, मान लीजिए आपका कोई भी हाउस सेशन में नहीं है, कोई एक, और मान लो कोई इमरजेंसी आ गई, लॉ बनाना पड़ रहा है, तो अब बिल तो पास नहीं हो सकता। बिल के लिए तो दोनों हाउस चाहिए, लोकसभा भी चाहिए, राज्यसभा भी चाहिए। तो ऐसी इमरजेंसी में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकता है, ठीक है। कि जब तक वो नहीं है भाई, यही तुम्हारा लॉ है और तुमको ये मानना है। तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 123 में। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। ऑर्डिनेंस काफ़ी अच्छी चीज़ है, सीखने लायक चीज़ है, ठीक है। तो वही सिखाएंगे। आर्टिकल जो 111 है, इसमें है बात वीटो पावर की। प्रेसिडेंट के पास वीटो भी होती है। वीटो तीन तरह की है इसके पास, एब्सोल्यूट, पॉकेट और सस्पेंसिव। अब ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट बता देता हूँ। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी, देखिए जो भी बिल होता है ना, वो पहले लोकसभा से पास हुआ फिर राज्यसभा से पास हुआ, मतलब दोनों हाथ से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए जाता है। तो जो प्रेसिडेंट है ना, एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि वो मना भी कर सकता है कि मैं इस बिल को पास नहीं कर रहा। बात समझ में आ गई? एब्सोल्यूट का मतलब। पॉकेट का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट उस बिल को लेगा और रख लेगा। पॉकेट मतलब अपने उसने पॉकेट में रख लिया, मतलब उसको लटका दिया, ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है, वो होती है पॉकेट वीटो। एक होती है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव का मतलब उसको सस्पेंड कर देगा। सस्पेंड करने का मतलब ये होता है कि उस बिल को वापस भेज देगा हाउस में, कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम लग रही है, तुम इस पर एक बार और विचार करो। फिर हाउस की मर्जी है, वो चेंज करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। फिर वो जो भी उनको करना है वो करके दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे। फिर प्रेसिडेंट फिर डिसाइड करेगा कि मेरे को अप्रूव करना है या नहीं करना। बात समझ में आ रही है? तो सस्पेंसिव का मतलब होता है कि वो वापस भेजेगा। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि डायरेक्ट मना कर देगा या हाँ कर देगा। और पॉकेट का मतलब होता है कि उठा के रख लेगा, बस उस पर कोई ध्यान ही नहीं है उसका, ठीक है। 108 अपन कर चुके हैं। आर्टिकल 1110 अपन कर चुके हैं। इसमें क्या है? मनी बिल। बात समझ में आई? अब देखिए, मैं ऑर्डिनेंस वाली जो बात थी, चलो ये क्वेश्चन तो हो गया ना, अब आगे बात कर लेते हैं। जो आपका, मैं ऑर्डिनेंस पावर की बात कर रहा था आर्टिकल 123 में। तो आप एक बात याद रखना, 6 मंथ वो मैक्सिमम टाइम है जब कोई भी हाउस सेशन में नहीं होगा। देखिए ऐसा है कि आपके एक साल में 2 सेशन होने बहुत ज़रूरी हैं, वो कंपलसरी है। तो एक साल में अगर 2 सेशन हो रहे हैं, तो मैक्सिमम कितने का गैप हो सकता है? 6 महीने का। मतलब 6 महीने ऐसे हो सकते हैं जब कोई हाउस नहीं था, ठीक है। अब अगर हाउस है तो बिल ही पास होगा। ऑर्डिनेंस कब आएगा? जब हाउस नहीं है। अब मान लो अब हाउस नहीं है, आज पहला दिन है, फर्स्ट डे है, मान लो हाउस नहीं है, ठीक है। और प्रेसिडेंट ने आपका ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, तो 6 महीने तक तो ये रहेगा जब तक हाउस नहीं आता। और ऐसा होता है ऑर्डिनेंस का, जैसे ही हाउस आया ना, तो उसको इसमें 6 वीक के अंदर अंदर डिसीजन देना होता है हाउस को, उस ऑर्डिनेंस पे। 6 वीक के अंदर उनको क्या डिसीजन लेना है? कि या तो इसको पास कर दो, पास कर दोगे तो लॉ बन जाएगा, या इसको फेल कर दो, फेल कर दोगे तो तुरंत खत्म हो जाएगा। और अगर 6 वीक तक वो कुछ नहीं करते हैं, तो 6 वीक के एंड में वो अपने आप खत्म हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट डे पे अगर ऑर्डिनेंस इशू हुआ, तो 6 मंथ तो वो, और 6 वीक जब हाउस को टाइम मिल रहा है उसको डिस्कस करने का। तो मतलब ये मैक्सिमम टाइम है एक ऑर्डिनेंस का, इससे ज़्यादा एक ऑर्डिनेंस नहीं टिक सकता। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 6 वीक के लास्ट डे पे वो अपने आप ही टर्मिनेट हो जाएगा अगर कुछ नहीं किया गया है तो, या फिर उससे पहले ही हो जाएगा, उसके बाद नहीं जा सकता। तो 6 मंथ और 6 वीक, 6 मंथ प्लस 6 वीक, इससे ज़्यादा कोई भी ऑर्डिनेंस एक्सीड नहीं कर सकता। तो ये मैक्सिमम टाइम है जब कोई ऑर्डिनेंस रहता है, ठीक है। ये याद रखना। अब ये कह रहा है कि द स्पीकर ऑफ एंड डिप्टी स्पीकर बोथ आर मेंबर ऑफ लोकसभा। मैंने बता दिया, हाँ स्पीकर होता है और जो आपका डिप्टी स्पीकर होता है, भाई ये मेंबर ही होते हैं, ठीक है। और चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन बोथ आर मेंबर ऑफ राज्यसभा। नहीं, मैंने क्या बोला? जो चेयरमैन होता है वो क्या होता है? आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है। हाँ, डिप्टी चेयरमैन मेंबर होता है, ये उन्हीं 250 में से होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, ये आपका आर्टिकल 63 में है डिफाइन, ठीक है। ये याद रखना। और आर्टिकल जो आपका 54 है,
ये बात करता है इलेक्शन किसके, प्रेसिडेंट के। और आर्टिकल जो 61 है वो बात करता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्ट कैसे करोगे, वो 54 में है, हटाओगे कैसे, वो 61 में है। ठीक है। अब प्रेसिडेंट जो है ना आपका, इसके पास कुछ पार्डनिंग पावर्स भी होती है। मतलब ये किसी की सजा को कम कर सकता है ना। मान लो किसी को डेथ सेंटेंस मिला हुआ है, हो सकता है उसको बोल दे कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, उम्र कैद बोल दे। बात समझ में आ रही है। तो ये सारी पार्डनिंग पावर्स आर्टिकल नंबर 72 में है, ये भी याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है थोड़ा। तो बात समझ में आई। तो ये क्या है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मेंबर होते हैं हाउस के, बिल्कुल सही बात है। चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, मेंबर होते हैं राज्यसभा के, नहीं। तो फर्स्ट सही है और सेकंड फॉल्स है, तो ये हो गया आंसर। अभी कह व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ एन ऑर्डिनेंस, अभी बताया 6 मंथ 6 वीक। ठीक है, बात क्लियर है ना। ओके। अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राउंड टू इम्पोज नेशनल इमरजेंसी। अब आपके जो है ना, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरह की इमरजेंसी है। एक है आपकी नेशनल इमरजेंसी, एक है आपकी स्टेट इमरजेंसी जिसको हम प्रेसिडेंशियल रूल भी बोलते हैं, और एक है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब इनके आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए। जो नेशनल इमरजेंसी है ना, ये आर्टिकल नंबर 352 में है। जो स्टेट इमरजेंसी है वो आपकी आर्टिकल नंबर 356 और 365 दोनों में है। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो आपकी आर्टिकल नंबर 360 में है। ठीक है, ओवरव्यू दे देता हूँ, बहुत डीप आपका स्टेट में पूछेगा नहीं। देखिए, अगर देश में कोई ऐसी कंडीशन बन गई कि आपको इमरजेंसी लागू करनी पड़ रही है ना, लोग हो गए हैं मतलब इधर उधर लड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप लागू करोगे नेशनल इमरजेंसी। अब मान लो कोई पर्टिकुलर स्टेट कुछ फॉलो नहीं कर पा रहा है। अब इसमें दो केस होते हैं। अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम ना करे तो आर्टिकल 356 यूज होगा और उस स्टेट में लग जाएगी स्टेट इमरजेंसी। कब, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं करेगा। ध्यान से समझे ना, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो स्टेट इमरजेंसी लगेगी 356 के हिसाब से। और अगर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पे काम नहीं कर रहा है तो स्टेट इमरजेंसी लगेगी 365 पे। याद रखना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं किया तो 356, और सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पे काम नहीं किया तो 365। फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है, उनको लग रहा है कि कुछ चीज़ें बजट चेंज वेंज करना है, इमरजेंसी लगानी है, तो 360 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, तो जो नेशनल इमरजेंसी है ना, इसके तीन ग्राउंड्स लिखे हुए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। एक तो है वॉर, एक है आपका एक्सटर्नल अग्रेशन, और ये आपका PYQ भी है, आज रखा है ये, ठीक है। एक है आपका आर्म्ड रिवेलियन, मतलब फौज अगर रिवेलियंस बन जाए, अगर फौजी, ठीक है। एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब बाहर से कुछ हो गया, वॉर मतलब आपको पता ही है। तो देखिए, जो आर्म रिवेलियन था ना, ये पहले था इंटरनल डिस्टरबेंस, बट 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 हुआ और इंटरनल डिस्टरबेंस को चेंज कर दिया आर्म रिवेलियन में। तो अब इंटरनल डिस्टरबेंस नहीं है। तो इसने यही पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड इज नॉट देयर, है ना, नेशनल इमरजेंसी के लिए। तो इंटरनल डिस्टरबेंस नहीं है, बाकी तीनों हैं। बात क्लियर है। अब आपको एक दो आर्टिकल और यहाँ पे बता देता हूँ। एक आपका आर्टिकल नंबर 75 है जो PM के अपॉइंटमेंट की बात करता है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करेंगे, जो मेजोरिटी पार्टी है उसके लीडर को। और एक आपका आर्टिकल 112, क्योंकि अभी बजट आया है तो ये आपका बात करता है बजट की। बजट वर्ड आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अब ये कह रहा है अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। अब देखिए, जो आपके स्टेट होते हैं ना, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा, ऐसी स्टेट में होती है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट ऐसा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ना सारे स्टेट्स में नहीं है। ओनली 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बाकी सारे स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली से काम चल रहा है। ठीक है, तो इन 6 स्टेट्स के नाम भाई याद रखना। ठीक है, तो इन 6 स्टेट्स में आता है आपका
आंध्र प्रदेश, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तेलंगाना। तो ये 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। बाकी सब जगह सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। यहाँ पे दोनों हाउसेज हैं। ओके, बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये कह रहा है कि अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ, तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर किसी स्टेट को लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए ना, तो ये स्टेट पार्लियामेंट को बोलेगा कि भाई मेरे को चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, और ये चीज़ लिखी हुई है आर्टिकल नंबर 169 में। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 169 है जो प्रोवाइड करता है कि किसी स्टेट को लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलेगी या नहीं। तो आर्टिकल नंबर 169 आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गई? अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट हैव बाई कैमरल सिस्टम। अब बाई कैमरल का मतलब क्या होता है? अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूँ तो लोकसभा प्लस राज्यसभा। अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करूँ तो सॉरी, ये लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये पूछ रहा है कि कौन से स्टेट में बाई कैमरल सिस्टम नहीं है, मतलब कौन से स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी तो बाई कैमरल हो गया ना। बाई कैमरल का मतलब होता है दो हाउस होना। तो इसमें बोल रहा है कि सिर्फ एक हाउस किस में है। तो उत्तर प्रदेश में हमने देखा 2 हाउस हैं, बिहार में हमने देखा 2 हाउस हैं, कर्नाटक में भी 2 हाउस हैं, राजस्थान में सिर्फ एक ही हाउस है। तो राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे बाई कैमरल नहीं है, यूनी कैमरल है। ओके, क्लियर है बात? अब अगला क्वेश्चन कह रहा है द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कम्स अंडर विच आर्टिकल। तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शंस होते हैं ना, वो कई तरह के हैं। एक तो ओरिजिनल है, ठीक है, एक एडवाइजरी है, एक आपका रिट ज्यूरिसडिक्शन है, और एक आपका अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, ओरिजिनल का मतलब वो सब्जेक्ट जिन पे ओरिजिनली आपको सुप्रीम कोर्ट ही जाना है। जैसे कि आपका हो गया आपका जैसे फंडामेंटल राइट्स। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हो, वो उसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। बात समझ में आ रही है? ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे है ना, क्योंकि एफकेट के लिए बात कर रहे हैं। ये आता है आपका आर्टिकल 131 में। ठीक है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि ऐसे सब्जेक्ट जिन पे सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस करना है। एडवाइस किसको कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? वही प्रेसिडेंट को भी कर सकता है और लोअर कोर्ट्स को भी कर सकता है। तो ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 143 में। रिट ज्यूरिसडिक्शन हमने देख लिया, रिट कौन सा आर्टिकल से इशू करते हैं? आर्टिकल नंबर 32। अपीलेट मतलब कोई चीज़ सुप्रीम कोर्ट के पास अपील के थ्रू जा रही है। ओके, वो होता है आपका अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो ये आपको याद रखना है। तो कौन से आर्टिकल में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आपका 131 में है। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई? ठीक है, अब ये कह रहा है कि विच टाइप ऑफ मेजोरिटी इज नीडेड टू रिमूव लोकसभा स्पीकर। अब देखिए आपकी मेजोरिटी होती है 4 तरह की। एक तो होती है आपकी सिंपल मेजोरिटी, एक होती है आपकी एब्सोल्यूट, एक होती है आपकी इफेक्टिव, और एक होती है आपकी स्पेशल। ठीक है, तो एक एक करके समझ लेते हैं, इसके बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। थोड़ा मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया। तो देखिए जो आपकी सिंपल मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस वन। मतलब मान लीजिए जैसे 550 सीट्स हैं और मान लो 10 लोग हैं ही नहीं, खाली हैं 10 सीट, तो उनको भी हटा दो। मान लो 20 लोग आज आए नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, वो एबसेंट है, उनको भी हटा दो। मान लो 20 लोग ऐसे हैं जो यूँ कह रहे हैं कि हम वोट नहीं करना चाहते। मान लो कोई बिल आया लोकसभा में, है ना, और 10 लोग तो 10 तो सीट ही खाली हैं, 20 लोग आज आए नहीं है। बट 20 लोग ऐसे भी हैं जो आए तो हैं बट बोल रहे हैं यार हमको आज वोट नहीं करना। सोच रहे हो आप, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब सबको हटा दो, जो प्रेजेंट है और वोट करना चाहते हैं बस उनको लेना है, उनका 50% प्लस वन। तो ये होती है आपकी सिंपल मेजोरिटी। और सिंपल मेजोरिटी काम कहाँ आती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल मेजोरिटी आपकी काम आती है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी कोई बिल पास करना है या आपका मनी बिल पास करना है, तो भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए बस। ठीक है, और जो मैंने तीनों इमरजेंसी बताई थी ना, तो अगर स्टेट इमरजेंसी लगानी है तो भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी है तो भी आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा
अगर आपको स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन करना है तो भी आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए। समझ में आ गई बात। अब एक होती है आपकी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है 50% ऑफ टोटल प्लस वन। मतलब अब मतलब नहीं है कि आप प्रेजेंट हो या एबसेंट हो। अब मतलब नहीं है कि सीट वैकेंट है या खाली है या भरी है। अब मतलब नहीं है आप वोट करना चाहते हो या नहीं। टोटल मतलब 550, अगर लोकसभा की बात करूँ तो 550 का आधा प्लस एक, अगर इतने लोग इस पर वोट करते हैं तो ये पास हो जाएगा। अब एब्सोल्यूट किस किस में यूज़ होता है? जो आपका स्पीकर है ना, और जो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनके रिमूवल में एब्सोल्यूट यूज़ होता है। ठीक है। अब एक होता है आपका इफेक्टिव। इफेक्टिव होता है 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ प्लस वन। इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होती है आपकी? टोटल में से जो खाली हैं उनको हटा दो, वैकेंट को हटा दो। ठीक है। तो वो आपकी इफेक्टिव स्ट्रेंथ होती है, उसका 50% प्लस वन। तो इफेक्टिव से कौन कौन से काम होते हैं आपके? डेप्यूटी स्पीकर या डेप्यूटी चेयरमैन का रिमूवल, ये आपका इफेक्टिव से होगा। ठीक है। अब आपकी आती है स्पेशल मेजोरिटी, जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया था आपको कि जो आपकी स्टेट इमरजेंसी है, मैंने बताया था आपको कि जो आपकी स्टेट इमरजेंसी है या फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो किससे लगेगी? सिंपल मेजोरिटी से। बट स्पेशल मेजोरिटी से लगती है आपकी नेशनल इमरजेंसी। पहली बात। दूसरी बात, अब देखिए एक आपका आर्टिकल आता है 61, जिसमें मैंने क्या बताया था आपका? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इतनी बड़ी हस्ती है ना, उसको हटा रहे हो तो इसके लिए क्या लगेगी आपकी? स्पेशल मेजोरिटी। बट इसमें जो स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है वो है 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। ये याद रखना। आर्टिकल 61 की स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। अगर इतने लोग 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, इतने लोग अगर उस बिल पे वोट कर दें जो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए लाया गया है, तो आपके प्रेसिडेंट साहब विदा। बात समझ में आई? एक आपका आर्टिकल होता है 249। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है। ये जाता है राज्यसभा में। ठीक है। और इस आर्टिकल का काम आता है क्या? इस आर्टिकल के हिसाब से पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स। मैंने बताया था ना, जो सब्जेक्ट्स आपके स्टेट लिस्ट में उन पे लॉ कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट। बट देखिए, अगर आर्टिकल 49 को यूज़ करके राज्यसभा ये बिल पास कर दे तो भाई पार्लियामेंट लॉ बना देगा स्टेट सब्जेक्ट पे। दिख रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है। तो इस आर्टिकल 49 में जो आपकी स्पेशल मेजोरिटी लिखी है वो लिखी है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब जो प्रेजेंट भी हैं और वोट भी करना चाहते हैं, अगर उनमें से 2/3 लोग इस बिल पे पास कर दें कि भैया हाँ स्टेट की इस सब्जेक्ट पे हमें लॉ बनाना है, तो पार्लियामेंट उस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है। बात समझ में आई? और एक आपका आर्टिकल नंबर होता है 368। ये मेजोरिटी तब काम आती है जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बात समझ में आई? तो तीनों तरह की मेजो सॉरी चार तरह की मेजोरिटी हो गई, सिंपल, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव और स्पेशल। कहाँ कहाँ यूज़ होती है वो हो गया। सिंपल आपका ऑर्डिनरी बिल में, मनी बिल में, स्टेट इमरजेंसी लगाने में, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने में, स्पीकर के इलेक्शन में। एब्सोल्यूट मेजोरिटी आपके स्पीकर या वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में। इफेक्टिव मेजोरिटी आपके डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन के रिमूवल में। स्पेशल मेजोरिटी आपके नेशनल इमरजेंसी लगाने में काम आएगी, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में काम आएगी, है ना। अगर पार्लियामेंट को स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बनाना है तो उसमें काम आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट करना है तो उसके काम आएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आपको एक दो आर्टिकल और हैं। ठीक है। जो आपका आर्टिकल 148 है, ये है भाई साहब कैग, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका काम क्या होता है? ये ऑडिट करता है गवर्नमेंट के अकाउंट्स को। ठीक है। अब इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं हम गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। मतलब ये देखता है भाई कहाँ कहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं। ठीक है। कुल मिला के काम ये है। तो पब्लिक का जो पैसा है ना, उसका गार्जियन है ये, उसका ध्यान रखता है कहाँ कहाँ जा रहा है। इसलिए इसको बोल दिया गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। तो याद रखना कैग का ऑफिस किस में आता है? आर्टिकल नंबर 148 में। बात समझ में आई? ये हाईएस्ट लॉ ऑफिस होता है एक, आर्टिकल नंबर 76।
इसमें आता है आपका अटॉर्नी जनरल, ये होता है आपका हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। जहाँ भी गवर्नमेंट केस लड़ रही है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस है, वहाँ पे वकील कौन होगा? यही होगा। कौन? अटॉर्नी जनरल। इसका ऑफिस आता है आर्टिकल नंबर 76 में। ठीक है। और एक आर्टिकल जो मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली बताना चाहता हूँ आपको, आर्टिकल नंबर 361। ये न्यूज़ में था, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। आर्टिकल 361 इम्यूनिटी देता है प्रेसिडेंट को एंड गवर्नर्स को इन, मतलब फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। मतलब अभी आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि अगर कोई भी क्रिमिनल केस में प्रेसिडेंट या गवर्नर का नाम आता है, या फिर उन्होंने कोई भी क्राइम किया है, तो एज जैसे ऑर्डिनरी मैन को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, ऐसे आप प्रेसिडेंट या गवर्नर को अरेस्ट नहीं कर सकते हो, है ना। उनको प्रायर नोटिस देना पड़ता है 1 महीने पहले। ठीक है, तो इनको ये इम्यूनिटी है। किस अकॉर्डिंग? आर्टिकल 361 के अकॉर्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि न्यूज़ में है। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ भाई पूछे। ठीक है, अब नहीं तो सीडीएस में पूछे। ठीक है। तो आर्टिकल 361 इम्यूनिटी दे रहा है आपके प्रेसिडेंट को, गवर्नर को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में। तो इस को क्वेश्चन किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पेटिशन को एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब अब इस पर डिस्कशन होगा कि इनको इम्यूनिटी चेंज करनी है, कैसे देनी है, कैसे नहीं देनी है। बात समझ में आ रही है? तो ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो भाई जो न्यूज़ के अकॉर्डिंग था, आपके पार्लियामेंट इलेक्शन वगैरह और ये आर्टिकल, है ना, इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। बाकी जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं ट्रू फॉल्स वाले या एक्सप्लेनेशन वाले या वन वर्ड आते हैं एफकेट में मैक्सिमम, तो बाकी सब तो कवर हो चुका है मेरे हिसाब से। ठीक है। तो यही था जो मेरे को समझाना था, मेरे अकॉर्डिंग जो आने लायक है आपके एफकेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, बाकी भाई गॉड नोस क्या आ सकता है। ठीक है, मैं पेपर नहीं बनाने वाला हूँ। बात समझ में आ रही है? बट आई विश कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। दैट्स ऑल। जय हिंद।